हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको कंबाइंड किया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसके अलावा हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखा था। हमने सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले यूकेरियोटिक सेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पर तीन तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और कुछ होती है बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से पहले ऑर्गेनेलीज के बारे में समझना। और आपको पता है जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस करवाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी तीन चीजें कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि यूकेरियोटिक में भी होती हैं और प्रोकैरियोटिक में होती हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज नंबर 1 राइबोसोम, दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में। और एक होता है बेटा आपका मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपका सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। यूकेरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट और एनिमल सेल में जब हमने डिफरेंस किया था तब भी आपको बताया था। एक है बेटा आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। कौन सी बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में बेटा चार तरह की ऑर्गेनेलीज है। नंबर 1 आपका है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद में है बेटा आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस, या फिर मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोल सकती हूँ। देन लाइसोसोम, और फिर है बेटा आपका वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में बेटा सबसे पहले आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और नंबर 2 पर आता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम चार ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नंबर 2 गोल्जी एपेरेटस, नंबर 3 लाइसोसोम एंड नंबर 4 इज वैक्यूल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और ये चारों की चारों ऑर्गेनेलीज बेटा आती है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है जो कि आती है, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा नहीं आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर पेरोक्सिसोम, ये सब कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों इन सारे ऑर्गेनेलीज को, इन चार ऑर्गेनेलीज को हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट माना है? सबसे पहले ये समझते हैं। क्योंकि बेटा आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो चार ऑर्गेनेलीज हमने बात की है, ER, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों की चारों क्या होती है बेटा?
स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, टीम बनाकर काम करती है, ये एक टीम में काम करती है। कोई एक काम नहीं करेगा, बाकी 3 भी काम नहीं करेंगी, तो ये एक टीम की तरह काम कर रही है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, इनके काम भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये स्ट्रक्चरली भी क्या होती है बेटा, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनेलीज हैं, और इनको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। सो दीज आर structurally and functionally coordinated through each other, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा, और क्या करती है बेटा, एक टीम बनाकर काम करती है, टीम वर्क करती है ये, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ईआर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में भी हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ईआर। ईआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर को कब देखा गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ ना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब जाके इतना डीप डाउन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में, जितनी भी सेल के स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में हमें धीरे धीरे पता चला, डीपली इसको स्टडी किया गया। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर देखा गया तो देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लंबे लंबे एक रेटिक्यूलम सा बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है धागों का, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और उसको क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाम दिया। जैसे कि मैं बात करूं, ये बेटा आपका कोई सेल है, अब इस सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस से इस तरह से एक सेक लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकल रही है, तो ये क्या है बेटा, आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक है, सेक बोरी की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हुई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरह से दिखाई दे रही थी, टाइनी ट्यूब्यूलर, रेटिक्यूलम इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखा तो कैसी नजर आई, धागे के जैसी, एक धागे का क्या बना हुआ है, बोरा बना हुआ है, पतले पतले धागे निकले हुए, जाल सा नजर आ रहा है, और वो क्या था बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बेटा 3 फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, 3 फॉर्म्स में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है बेटा, अवेलेबल होता है। नंबर 1 है बेटा सिस्टर्ना, उसके बाद में बेटा ट्यूब्यूलर फॉर्म, एंड देन वेसाइकल फॉर्म। आप देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये दोनों तरफ ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर जमा है बोरियों की तरह, ये क्या है बेटा, सिस्टर्ना फॉर्म है। इसी सिस्टर्ने से आगे जाके
कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई है, और इसी सिस्टर्ने से कुछ वेसिकल की फॉर्म्स में, कुछ पोटलियों की फॉर्म में क्या बनी हुई है, वेसिकल फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, अब इस सिस्टर्ना पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पे क्या होता है बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो क्या होता है बेटा, जो राइबोसोम होता है, सिस्टर्ना कैसा है बेटा, इस तरह से एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, ये ट्यूबुलर आपकी ऐसे बनी हुई है, और वेसिकल, ये वेसिकल फॉर्म्स है कुछ ऐसी। ठीक है, सिस्टर्ना पे क्या होता है बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्ना पे प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलर और वेसिकल फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक की राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पे इस तरह से क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या अराइज हो रही है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो रही है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, इस पार्ट का नाम है बेटा ल्यूमिनल, और ये जो बाहर वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, मैंने एक और बात की कि यहाँ पे जो सिस्टर्ना फॉर्म में ER प्रेजेंट होता है, उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस तरह से राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। तो इसी राइबोसोम से, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, RER, और इसी RER से these rough endoplasmic reticulum will be form SER, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो RER फॉर्म SER, ओके। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ER कितने टाइप की होती है बेटा, टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक है बेटा आपका RER, राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है बेटा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा नाम लिख देते हैं बेटा इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and this is smooth endoplasmic reticulum। यहां पे क्या है बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम बेटा आपके एब्सेंट है। अब राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्री है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, जो अपने आप में एक प्रोटीन फैक्ट्री होगी, वो क्या काम करेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। तो RER क्या करती है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करती है आपकी RER। लेकिन SER में तो राइबोसोम एब्सेंट है, तो SER क्या करेगा, लिपिड या फैट का सिंथेसिस करते हैं। लिपिड या फैट सिंथेसिस किसके थ्रू होता है बेटा,
SCR के थ्रू होता है। इसके अलावा SCR स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब का सिंथेसिस करने का काम भी कौन करता है बेटा? SCR करता है। तो ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन्स को भी क्या करते हैं बेटा? ये सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पे बनेगा? जो कि अपने आप में बहुत एक्टिवली सेल्स होंगी, जहाँ पे प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन के बनने की जरूरत बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, तो प्रोटीन एक्टिवली सेल्स होती है। जैसे कि हमारा ब्रेन का सेल्स, पेनक्रियाज सेल्स, इन जगह पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? प्रोटीन एक्टिवली सेल्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ब्रेन सेल्स। अब अगर मैं SCR की बात करूं, तो ये तो लिपिड का सिंथेसिस कर रही है, स्टीरॉयडल हार्मोन को सिंथेसिस कर रही है। तो SCR क्या करती है बेटा आपकी बॉडी में? जो भी आप खाते हो, बिल्कुल कचरा, जिसको हम बोलें चाइनीज खा रहे हो, इटालियन खा रहे हो, पिज्जा, बर्गर, जो तुम अपने अंदर कचरा खा रहे हो, जो भी जंक तुम खा रहे हो, जो भी टॉक्सिक मटेरियल तुम एक तरह से खा रहे हो, अपनी बॉडी को एकदम तुमने बना दिया एकदम ड्रम के जैसा कि भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। तो आपका SCR क्या करता है बेटा? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपकी बॉडी में, डिटॉक्सिफाइड करता है। जो भी जंक आप खा रहे हो, जो भी टॉक्सिक आप खा रहे हो, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और अगर आपकी बॉडी में SCR प्रेजेंट है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो SCR सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कौन सी आपकी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है? सोचो कौन सा है? तो ये क्या करता है बेटा? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लीवर का सेल भाई, लीवर ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफाइड करता है आपकी बॉडी में। तो जितना भी जंक तुम खा रहे हो ना, वो सब कहाँ पे? लीवर उसको क्लीन करने का काम कर रहा है। इसलिए लीवर के सेल्स में, लीवर जो है उसमें SCR ज्यादा प्रेजेंट होगा। एक होता है बेटा SR, क्या होता है बेटा? SR मसल्स, आपके मसल कॉन्स्ट्रक्शन में जब कैल्शियम का सिंथेसाइज होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का सिंथेसाइज होता है ना भाई, वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है, वहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है? आपका SER प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या डिस्कस किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख लिया कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जाल बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, किसमें? सिस्टर्ना, ट्यूब्यूलर और वेसिकल फॉर्म में। अब आपके RER और SER दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। RER ने बना दिया प्रोटीन, SER ने बना दिया लिपिड और फैट, दोनों ने सिंथेसाइज कर दिया। अब इन दोनों ने जो भी बनाया, इन दोनों ने अपना मटेरियल डाल दिया वेसिकल के अंदर। अब वेसिकल जो होती है बेटा, अब ये वेसिकल के अंदर अपना मटेरियल डाल दिया इन्होंने। अब इस वेसिकल जो है ये आगे जाके किसके पास चली जाएगी? गोल्जी एपेरेटस के पास में। अब गोल्जी सोच रहा है मैं क्या करूं इसका, तो गोल्जी क्या काम करता है बेटा? पैकेजिंग करने का काम करता है, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करने का काम करेगी। तो इसने जो बनाया, इसने फेंक दिया दूसरे के पास, अब दूसरा उस पे काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हुए या नहीं हुए, ये सोचो अभी तुम। तो RER और SER यानी कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं हमारी दूसरी ऑर्गेनेलीज, जिसका नाम है बेटा गोल्जी एपेरेटस। अब ये जो गोल्जी एपेरेटस है बेटा आपका, इस गोल्जी एपेरेटस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कैमिलो गोल्जी ने। कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने देखा
कि न्यूक्लियस के पास में ऐसे बोरी की तरह कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक है, पैरेलल हैं, कॉन्सेंट्रिक वे में पड़े हुए हैं और ऐसे बोरे जैसे नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो बता दिया, कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस पड़ गया। ठीक है, अब जो गोल्जी बॉडी है वो क्या कर रही है, आरईआर और एसईआर ने, जैसे मैंने अभी बताया, आरईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन, एसईआर ने क्या बनाया, फैट और लिपिड का जो सिंथेसिस किया, इन दोनों ने काम किया, अपना सामान मटेरियल किसके अंदर पटक दिया, वेसाइकल के अंदर। अब इसके पास क्या आ रहा है, वेसाइकल इसके पास में आता है। ठीक है, वेसिकल इसके पास में आता है तो ये सोचता है मैं क्या करूं इसका, सही बात है भाई, ये क्या करेगा इसका, तो ये सोचता है कि मैं काम करता हूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला काम करता हूँ, मैं इनके ऊपर ऐसे रैपिंग कर देता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ तो मंगवाया होगा, डेफिनेटली तुम बहुत समझदार बच्चे हो तो तुमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मंगवाया होगा। तो आपने देखा होगा जब डिलीवरी कुछ आती है, हमारा कोई सामान आता है तो उसके ऊपर कितने सारे रैपर्स होते हैं। सबसे बाहर अमेजोन का रैपर है, फिर उसके अंदर एक कार्टून निकलेगा, फिर उसको हम खोलेंगे उस बॉक्स को तो अंदर कुछ ऐसे बबल लाइक पॉलीथीन निकलता है, फिर उसके अंदर एक और पॉलीथीन होगा, उसमें हमारा सामान सेफ्टी से आता है। तो ये क्या करता है बेटा, गोल्जी एपेरेटस जो भी वेसाइकल्स के थ्रू आया है, आरईआर और एसईआर ने जो भी वेसिकल्स में डाला है वो इसके पास आता है और ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है उसका, उसको पैक करता है, उसको प्रोसेस करता है। और इसके पास में फिर डिलीवरी बॉयज भी हैं, तो ये क्या करेगा, डिलीवरी करवाने का भी काम करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का भी काम कौन करता है, गोल्जी एपेरेटस। तो मैंने क्या बताया अभी कि इस तरह से सेल थी, सेल के पास में न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के पास में ऐसे पैरेलल में कुछ स्ट्रक्चर कैमिलो गोल्जी ने देखी और उसको नाम दे दिया बेटा गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं गोल्जी एपेरेटस को। तो इस तरह से बेटा आपका एक सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या है बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से एक सेकेंड, तो आपकी गोल्जी भी बेटा 4 टाइप की होती है, 4 तरह के गोल्जी एपेरेटस होते हैं आपके। देखो कौन कौन से। हाँ, आपका ईआर जो था बेटा वो कितने टाइप का था, 3 टाइप का था, ठीक है। और आपके गोल्जी जो है वो 4 टाइप की है। तो नंबर 1 इज सिस्टर्ना, नंबर 2 ट्यूब्यूलर, नंबर 3 वेसिकल एंड नंबर 4 इज गोल्जी वैक्यूल। ठीक है, अब ये जो गोल्जी वैक्यूल है या सॉरी गोल्जी एपेरेटस है, गोल्जी एपेरेटस में जो ये सिस्टर्ना है बेटा, ये सिस्टर्ना वही सेक लाइक स्ट्रक्चर जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, बोरी की तरह एक के ऊपर एक ऊपर एक बंधी जा रही है, सजी हुई है। तो यहाँ पे क्या कुछ वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको नाम भी याद रखना है और एज इट इज याद रखना है। देख वहां पे क्या बोला हुआ है, कोसेंट्रिक टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्ना के बारे में बात हो रही है कि पैरेलल है एक दूसरे के, रेटिकुलम की फॉर्म में सेक की तरह एक के ऊपर एक जमा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्या है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या है बेटा, आपका सिस्टर्ना, ऐसे गोल्जी की जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है वो जमी हुई है। अब यहाँ पे सिस्टर्ना में क्या होता है बेटा, 2 पार्ट होते हैं सिस्टर्ना के। एक वो पार्ट जो न्यूक्लियस, ऐसी सेक लाइक जो बोरीज बनी हुई है, जो न्यूक्लियस
जिसका क्या है, मुंह न्यूक्लियस की तरफ है। जैसे मैं, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की तरफ मुंह है, तो न्यूक्लियस के सामने जो मुंह है उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस फॉर्म। और जो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से जिसकी तरफ मुंह ऐसे मुंह फेरा हुआ है न्यूक्लियस से जिस पार्ट ने, उसको बोल रहे हैं हम बेटा, जैसे ये वाला पार्ट ट्रांस फेज। ठीक है, तो ये वाला जो फेज है बेटा, ये क्या है आपका, सिस फेज है, सिस फॉर्म है बेटा, इसको बोलेंगे हम सिस फॉर्म। और ये जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्म। इस सिस फॉर्म को एक और नाम देते हैं बेटा कॉन्वेक्स फॉर्म, और इसका एक और नाम है बेटा फॉर्मिंग फॉर्म, फॉर्मिंग फॉर्म। ठीक है, ट्रांस वाले का बेटा दूसरा नाम क्या है, कॉनकेव, और ट्रांस वाले का एक और नाम है मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप आगे देखो कि जो पास में था, नियर द न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस की तरफ जिसका मुंह है, और एक क्या है बेटा, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है वो तो है आपका ट्रांस वाला पार्ट, और जो क्या है क्लोज है न्यूक्लियस से, नियर है, वो क्या है आपका सिस वाला पार्ट है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ट्रांस फेज कौन सा है, सिस फेज कौन सा है। अब क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले इस तरह से एक सिस्टर्ना का मैं बात करूं, इस तरह से एक सिस्टर्ना, ये सैक लाइक बॉडी है। ठीक है, इसका डायामीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, कितना है बेटा, 0.521 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है, ये भी आपको याद करना है। ये सिस का कौन सा पार्ट है भाई, सिस्टर्ना का कौन सा पार्ट है जो न्यूक्लियस के पास में, वो कौन सा है, सिस फॉर्म है, सिस फेज है जो है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ, ये सिस वाला पार्ट है, ये इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ ये कौन सा है बेटा, ट्रांस वाला पार्ट है। ये पूरा का पूरा है आपका सिस्टर्ना। अब इसके पास जो भी सामान आया है, जो भी भेजा गया है, नीचे की तरफ क्या था, यहाँ पे हमारा इस तरह से न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा ईआर, ईआर ने अपना सामान भेजा था, आरईआर और एसईआर ने किस में, एक वेसिकल फॉर्म में, इस वेसिकल फॉर्म में ऐसे सामान भर के किसके पास भेज दिया इन्होंने, सिस्टर्ना के पहले सिस फेज पे जाएगा बेटा, इस सिस फेज को यहाँ लिखो, पहले कहाँ आएगा बेटा, सिस वाले फेज में, और उसके बाद में मैच्योरिंग फेज पे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो वेसिकल में डाला है सामान, इस वेसिकल को हम बोल सकते हैं बेटा ट्रांजिशन वेसिकल। अब इस पे गोल्जी क्या काम कर रहा है, गोल्जी बेटा इसको कर रहा है, पहले मैं आपको बताती हूँ गोल्जी इस पे क्या क्या कर रहा है। गोल्जी कर रहा है बेटा, ये जो भी सामान भेजा गया उसका मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, इस पे पैकेजिंग भी यही करेगा और प्रोसेस भी कर रहा है, इसको प्रोसेसिंग भी कर रहा है। अब जैसे सिस वाले पार्ट पर सामान आया ईआर की वेसिकल्स के थ्रू, वैसे इसने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया, पैकेजिंग कर दी, प्रोसेसिंग कर दी, मिंत्रा फ्लिपकार्ट वाला काम हो गया। अब सिस के बाद में ये सामान किसके पास जाएगा बेटा, ट्रांसफॉर्म के पास, मैच्योरिंग फॉर्म के पास जाएगा। अब मैच्योरिंग फॉर्म क्या करेगी, इसको सिक्रेट करने का काम करेगी, क्योंकि अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, दूसरी जगह भेजने का काम करेगी। तो ये ट्रांस वाली फॉर्म क्या कर रही है बेटा, इसको सिक्रेशन कर रही है, इसका क्या कर रही है बेटा, इस सामान का सिक्रेशन कर रही है। अब ये जो सिक्रेशन है बेटा वो सेल के अंदर भी हो सकता है, ये सेल के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस को भी टारगेट कर सकती है और किसी दूसरी सेल को भी टारगेट कर सकती है, आउटर द सेल भी ये टारगेट कर सकती है। तो सिक्रेशन अगर अंदर की तरफ हो रहा है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस को टारगेट किया जा रहा है, और सिक्रेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, सेल के बाहर हो रहा है, यानी कि आउटर साइड में भी क्या होता है बेटा, सिक्रेशन होता है। ठीक है, एक सेकेंड दूसरा ही पेज ले लेते हैं, ये सिक्रेशन याद रखना, सिक्रेशन कहाँ हो सकता है बेटा,
इंटरसेल्यूलर स्पेस, या फिर आउटर साइड ऑफ सेल। सामान को भेज दिया, फेंक दिया भाई इन्होंने, तो बाहर की तरफ सीक्रेट कर दिया। अब गोल्जी बॉडी के बाद में क्या है बेटा, हमारा आएगा लाइसोसोम। क्या आएगा? लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम को डिस्कस करने से पहले बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपको जो वे है, एक कड़ी आपको याद रखनी है। वो कड़ी क्या है कि सामान सबसे पहले कहाँ से आया बेटा, ईआर से आया। ईआर से कहाँ पे गया, सिस के पास। सिस से गया बेटा मैच्योरिंग फेज के पास, और मैच्योरिंग फेज से क्या हुआ बेटा, इसका सिक्रेशन हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं, इफ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपेरेटस, तो गोल्जी एपेरेटस के फंक्शन तो अभी हमने देखे ही हैं। क्या क्या फंक्शन देखे हैं कि मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग का काम कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेसिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामानों को भेजने का काम कर रहा है, यानी कि डिलीवरी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन कर रही है, आपकी गोल्जी कर रही है। एक और चीज ये होता है कि अगर यहाँ पर गोल्जी जो है प्रोसेस कर रही है, चीजों को मॉडिफाइड कर रही है, तो कभी कभी गोल्जी क्या करती है, इसके पास में जैसे प्रोटीन आया, ऑब्वियस सी बात है आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो प्रोटीन को भेजेगा, एसईआर लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है तो वो लिपिड को भेज रहा है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है बेटा, लिपिड और प्रोटीन के साथ में कुछ अपनी अक्कल लगा लेती है, अपना दिमाग लगाती है। ये लिपिड और प्रोटीन जैसे ही इसके साथ पास में आते हैं, ये क्या करती है, दोनों में जोड़ देती है ग्लूकोज। क्या करती है बेटा, ग्लूकोज को जोड़ देती है। और जैसे ही लिपिड में ग्लूकोज जुड़ा, आपका बन गया बेटा ग्लाइकोलिपिड, और जैसे ही प्रोटीन में आपका ग्लूकोज ऐड हुआ, आपका बन गया बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन और लिपिड में क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज जुड़ के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, उन प्रोसेसों के नाम याद रखने कि इन प्रोसेस को बोलते क्या है। लिपिड और ग्लूकोज मिलकर जब ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। और प्रोटीन में ग्लूकोज जुड़कर जब आपका ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है बेटा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन है, ये भी क्या है बेटा, एक तरह से आपकी गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। उसके अलावा आपको पता होगा कि आपका जो स्पर्म होता है, मेल स्पर्म जो होता है, मेल स्पर्म में बेटा उसके टिप को क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोसोम बोलते हैं मेल स्पर्म की टिप को। तो जो मेल स्पर्म की टिप होती है इस तरह से, ये आपका हेड होता है स्पर्म का, दिस इज दिस इज नेक, और ये इस तरह से टेल होती है। ठीक है, तो ये जो आपके स्पर्म की टिप है, जिसको हेड के टिप पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम जो है। तो बेटा यहाँ एक्रोसोम में भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्रोसोम में भी। और एक होता है बेटा आपकी रूट कैप। तो रूट कैप में भी क्या है बेटा, आपकी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है। और रूट कैप में ये क्या कर रही है गोल्जी बॉडी, ल्यूब्रिकेंट जैसी चीजों का, एक चिपचिपा म्यूसिलेज जैसी चीजों को सिक्रेशन का काम करती है, जिससे क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल के थ्रू वो फास्ट हो, और एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर रही है। तो जब आपकी जो रूट है, जब उसकी लेंथ अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होगा, आगे से उसकी रूट टिप जो है वो टूटने में उसको हेल्प करेगी कि वो टूट ना जाए वहां पे। तो लुब्रिकेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, सॉइल में इजीली वे बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो एक्रोसोम में भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी का। आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी।
ठीक है, तो एक्रोसोम, रूट कैप, ये ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, इसके अलावा क्या फंक्शन है आपके गोल्जी बॉडी का? पैकेजिंग वाला काम है भाई, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट करवा रही है, डिलीवरी करवाने का काम कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है बेटा, मॉडिफिकेशन काम भी कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी कर रही है, प्रोसेसिंग करवा रही है, ये सारे फंक्शन आपकी गोल्जी बॉडी के होते हैं। तो हमने देखा ईआर से लिंक है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी ने फेंक दिया सामान, बाहर निकाल दिया, जहां जिस चीज को भेजना था उसने क्या किया? भेज दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा लाइसोसोम के बारे में। हमारा नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है बेटा उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है बेटा? लाइसोसोम एक ऐसा गोल्जी वैक्यूल है। लाइसोसोम क्या है बेटा? एक ऐसा गोल्जी वैक्यूल है, एक सेकेंड, लाइसोसोम एक ऐसा गोल्जी वैक्यूल है जिसमें क्या होता है बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक दूसरे से लिंक है, हमें पता ही है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो लाइसोसोम क्या है बेटा? गोल्जी वैक्यूल है, आपका गोल्जी वैक्यूल है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम जहां पे भी आ जाए समझ जाओ तोड़ने का काम करेंगे। हाइड्रोलाइटिक है यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वाटर को ब्रेक करने का काम करेंगे। इस तरह से एक वैक्यूल होता है और उसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक ऐसे एंजाइम भरे होते हैं। अब ये वाटर को तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम होंगे। इन केस इन्होंने किसको ब्रेक किया बेटा? कार्बोहाइड्रेट को, तो क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। ठीक है, अगर लाइपेज को लिपिड को तोड़ेंगे तो लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे। अगर मान लो इन्होंने प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीनेज हो गया। इसी तरह से ये डीएनए या आरएनए को तोड़ेंगे तो डीएनएज, और आरएनए को तोड़ने का काम है, जोड़ने का नहीं, आरएनएज। तो डीएनए और आरएनएज न्यूक्लिक एसिड है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक तरह से न्यूक्लियेज एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये लाइसोजाइम जो है वो डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करता है। ऐसा नहीं पहले से एक्टिवली बैठा है कि तू भी आजा तेरे को तोड़ता हूँ, तू आ तेरे को तोड़ के बताता हूँ, नहीं। बेचारा जब स्टार्टिंग में ये फॉर्म होता है तो ये क्या होता है बेटा? बहुत इनएक्टिव सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये कोई सेल है, इस तरह से, क्या बेटा? कोई सेल है आपका। ठीक है, अब इस सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा? ये लाइसोसोम प्रेजेंट है। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक, कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये फ्रेशली बना है, इसने कुछ किया नहीं, अभी ये फ्रेशली बन के आया, नया नया लाइसोसोम बना है। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा? मैं इसको नाम दे रही हूँ प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है बेटा? ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में। ये अभी कुछ भी एक्टिव नहीं है, किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने का इसके पास में काम नहीं। अब क्या होता है बेटा? अब सेल है, सेल को भूख भी लगेगी, सेल तो खाना भी खाएगी। अब सेल को क्या लग रही है बेटा? यहाँ पे रखा हुआ है खाना, यहाँ से आया खाना। अब इस सेल ने क्या हुआ बेटा? इस खाने को लिया अंदर की तरफ। अंदर खाने को अंदर की तरफ लेना या किसी भी प्रोसेस के थ्रू किसी सामान को अंदर जब हम लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बेटा क्या हुआ? यहाँ से ये जो आपका खाना था, ये खाना जो था ये अंदर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ आया एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की तरह, और इसने बना लिया बेटा, इस अंदर की तरफ आके क्या बना लिया? फेगोसोम। क्या बनाया बेटा इसने? फेगोसोम। ठीक है, अब जैसे इसने खाना देखा, फेगोसोम आके क्या करता है? इस इनएक्टिव लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम से आगे बेटा अंदर की तरफ जुड़ जाता है। ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये जैसे ही दोनों आपस में जुड़े, अब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम के जो इनएक्टिव एंजाइम थे वो भी प्रेजेंट है और आपका फूड भी प्रेजेंट है इस वैक्यूल के अंदर। ठीक है,
अब फूड, जैसे ही फूड प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये जो इनएक्टिव प्राइमरी लाइसोसोम था ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एक्टिव सेकेंडरी लाइसोसोम में। किसमें? एक्टिव सेकेंडरी लाइसोसोम में। अब क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर, एक ही वैक्यूल के अंदर फूड और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो तोड़ने वाली चीजें वो प्रेजेंट है, इसलिए मैं इस सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या बोल सकती हूँ बेटा? हेटेरोलाइसोसोम बोल सकती हूँ, हेटेरोलाइसोसोम। अब जितनी चीजों का ब्रेकडाउन करना था, वैसे जैसे ही ये एक्टिव हुआ वैसे ही क्या हुआ बेटा, इसने अपने हिसाब से चीजों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, चीजें डाइजेस्ट हो गई, जितनी चीजें टूटनी थी टूट चुकी है। अब क्या होता है बेटा, लास्ट में यहाँ पर बचती है इस तरह से कोई रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, रेजिडुअल बॉडी यहाँ पर बची हुई है। अब अगर ये रेजिडुअल बॉडी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हमने खाया सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो लास्ट में बचेगा, कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट बचता है आपकी बॉडी में। तो वैसे ही जितना डाइजेस्ट होना था, जितनी चीजों को तोड़ना मरोड़ना था, इसने तोड़ दिया। अब लास्ट में यहाँ पर बेटा क्या बची? रेजिडुअल बॉडी यहाँ पर बची। अब इन केस ये रेजिडुअल बॉडी सेल से बाहर फेंक दी जाती है, सेल से बाहर ये रेजिडुअल बॉडी फेंक दी जाती है तो अच्छी बात है। बट अगर ये रेजिडुअल बॉडी का क्या हुआ बेटा, ये सेल से बाहर नहीं गई, ये सेल के अंदर ही पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगी? अलग अलग बीमारियां बढ़ाएगी आपकी बॉडी के अंदर, बीमारियों को इंक्रीज करेगी, डिजीज कॉज करेगी, जिसकी वजह से आपकी सेल के अंदर क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, डिजीज बढ़ेंगी तो आप बीमार होंगे। ठीक है, इसी वजह से जो आपने सुना होगा आपको गाउटी ऑर्थराइटिस, पॉलिन ऑर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। ये सब क्यों होती हैं? क्योंकि जो रेजिडुअल बॉडी है वो सेल से बाहर उसको फेंका ही नहीं जा रहा है, टॉक्सिन्स तो आपकी सेल के अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अब ये टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है तो आप बीमार होते जा रहे हो। इसलिए इफ रेजिडुअल बॉडी विल बी नॉट डिलीवर आउटसाइड द सेल, तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसकी वजह से, इस रेजिडुअल बॉडी की वजह से आपको गाउट रोग, आर्थराइटिस और क्या होता है बेटा, लंग्स, फाइब्रोसिस, इस तरह की डिजीज जो है आपकी बॉडी में होती है। गाउटी आर्थराइटिस क्यों होता है भाई? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में यूरिक एसिड बना, वो यूरिक एसिड आपकी सेल ने बाहर निकाला ही नहीं, वो अंदर ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर होता जा रहा है, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है सेल के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, आपको गठिया रोग हो रहा है, आपके जॉइंट्स जो है वो काम नहीं कर रहे, तुम लोगों को गठिया रोग हो रहा है। मतलब तुम लोगों, मतलब जिसको भी बॉडी में यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है भाई, उसकी बात हो रही है। सोच रहे हो कि मैम हमें बिना मतलब का ही आर्थराइटिस कर रही है। ठीक है बेटा, तो डिजीज कोज किसकी वजह से हो रही है? ये रेजिडुअल बॉडी की वजह से। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जैसे सेल है, सेल के अंदर क्या सारे की सारी ऑर्गेनेलिज एक साथ काम करेंगी, सारी की सारी एक्टिव फॉर्म में काम करती रहेंगी क्या? कभी कभी कुछ सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज को रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ ऑर्गेनेलिज जो है बूढ़ी भी होंगी, ओल्ड भी होंगी, उनकी जगह नई ऑर्गेनेलिज भी बनेंगी। तो क्या होता है, जैसे इमेजिन करो कोई सेल है, अब इस सेल के अंदर लाइक ऐसे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो पड़ा हुआ है। अब जब माइट्रोकॉन्ड्रिया अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, ये बूढ़ा हो गया, तो क्या करेगी बेटा, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की काफी सारी जो सेल्स होती हैं इसके चारों तरफ आके क्या करेगी बेटा, बैठ जाएगी इस तरह से। सारी की सारी लाइसोसोम की सेल्स चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से इसको आके घेर लेगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा, ये जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया था वो क्या हो गया बेटा, बूढ़ा हो गया। तो इस तरह से जब कोई भी ऑर्गेनेलिज, माइट्रोकॉन्ड्रिया या कुछ और बूढ़ा हो जाता है या खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम की जो वैक्यूल है, लाइसोसोम वैक्यूल, वो चारों तरफ से इसको घेर लेता है। इस टाइप की वैक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्या बोला बेटा हमने इसको, ऑटोफेजिक वैक्यूल हमने इसको नाम दिया। अब ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल है, इन्होंने क्या किया, चारों तरफ से इन लाइसोसोम ने अपना जो भी इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जो मटेरियल था वो सब कुछ क्या है, एक साथ माइट्रोकॉन्ड्रिया या जो भी ऑर्गेनेलिज बूढ़ी हुई है उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वो मर गया। अब अगर
किसी और ऑर्गेनेलिज को, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट बॉडी ऑर्गेनेलिज या फिर इनएक्टिव ऑर्गेनेलिज को जब लाइसोसोम की कुछ वैक्यूल मार देती है तो उस वैक्यूल को तो ऑटोफेजिक नाम देती है। और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनेलिज को मारना या खत्म करना, इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ऑटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस भी बोल सकते हो तुम, ऑटो डाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑटोलाइसिस या ऑटो डाइजेशन का प्रोसेस किया। Shit. अब तुम सोचो, जब ये किसी भी बॉडी ऑर्गेनेलिस को मार सकता है तो ये खुद को भी तो मार सकता है, खुद को भी तो मार सकता है। इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वो एकदम से बर्स्ट हो जाए, एकदम से फट जाए, और जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जितना भी एसिड इनकी बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वो क्या हो बेटा, एकदम से आपकी सेल के अंदर रिलीज हो जाए, तो क्या होगा? आपकी सेल मर जाएगी, सेल पूरी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी वजह से अगर ये दूसरी ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो ये खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए आपके लाइसोसोम के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोला जाता है। किसको बोला जाता है बेटा? लाइसोसोम के लिए एक टर्म यूज करी जाती है, सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि ये जैसे बाकी को मार रहा है वैसे ये खुद को भी मार सकता है, खुद को भी खत्म कर सकता है आपका लाइसोसोम। अब देखो हमने कितने टाइप के लाइसोसोम बेटा यहाँ पे पढ़े। नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम हमने पढ़ा, सेकेंडरी लाइसोसोम 2 तरह के लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में तीसरी तरह का लाइसोसोम, अपने आप कोई मार रहा है या फिर दूसरी ऑर्गेनेलिस को खुद से मार रहा है, खत्म कर रहा है, ऑटोफेजिक वैक्यूल टाइप का फॉर्म है। तो ये 4 तरह के लाइसोसोम। एक ऐसी ऑर्गेनेलिस हो, इतनी सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, तो मैं इसके लिए एक टर्म यूज कर सकती हूँ सुसाइडल बैग। तो हम बोल ही रहे हैं क्योंकि खुद बाकी चीजों को मार रहा है, जैसे खुद को भी मार सकता है, लेकिन इतनी सारी फॉर्म्स में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं इसके लिए, पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि ये क्या है, बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म टर्म हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक मेटामॉर्फोसिस शब्द आपने सुना होगा, वहां पे भी लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसका काम ही है जो चीजें काम नहीं आ रही इसको खत्म कर दो। तो जब आपके लार्वा से आपका एडल्ट फ्रॉग बनता है, लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। तो लार्वा में क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या एडल्ट में चाहिए? लंग्स बेटा, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट फ्रॉग में। तो वहां पे पहले वाली चीज हटेगी तभी तो नई वाली चीज वहां पे ऐड होगी। तो क्या होता है बेटा, वहां पे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में भी लाइसोसोम को बहुत बड़ी हेल्प होती है। लाइसोसोम जाके वहां से गिल्स को रिमूव करेगा, तब जाके आपके एडल्ट जो फ्रॉग है उसमें क्या बनेंगे बेटा? लंग्स बनने का काम करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है भाई? लाइसोसोम के थ्रू। मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस लार्वा से एडल्ट फ्रॉग, यानी कि गिल्स की जगह क्या पे क्या होना बेटा? लंग्स बन जाना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहाँ से आया बेटा? गोल्जी वैक्यूल का एक पार्ट है, ये समझ सकते हो। एक तरह का गोल्जी वैक्यूल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर वाटर को ब्रेक करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और याद करना रखना बेटा कि ये क्या होता है, इसका जो काम करने का तरीका होता है वो एसिटिक होता है, एसिटिक मीडियम पे ये काम करता है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। लाइसोसोम एसिटिक मीडियम पे काम करता है, यानी कि इसका जो पीएच होगा वो लो होगा, लो पीएच पर काम करेगा और H+ आयंस होंगे यहाँ पर, ठीक है। एसिटिक मीडियम पे काम करता है, लो पीएच प्रेजेंट होगा, इतना पता होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का मीडियम एसिटिक है तो वहां पर जो पीएच होगा वो बेटा लो होगा। जैसे 1 to 7, 7 to 14 होता है, तो 1 to 7 एसिटिक, 7 वाला न्यूट्रल होता है, और 7 to 14 वाला क्या होता है बेटा? बेस वाला काम होता है वहां पे, ठीक है ना, क्षार वहां पे काम करते हैं। तो इस तरह से हम किससे वी आर डन विद लाइसोसोम। नाउ लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, जिसका नाम क्या है बेटा? वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल।
वैक्यूल 4 तरह के होते हैं बेटा हमारी सेल के 4 तरह के वैक्यूल होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल। कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम, एक होता है फूड वैक्यूल। क्या होता है? फूड वैक्यूल। एक है आपका सेप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और एक होता है बेटा कौन सा? गैस वैक्यूल। पढ़ के आए हो भाई तुम, प्रोकैरियोटिक सेल अगर तुमने पढ़ा है अच्छे से तो तुम्हें पता होगा गैस वैक्यूल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेप वैक्यूल की। वैक्यूल देखा जाए तो सब प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है वो 90% वॉल्यूम को क्या करता है बेटा? ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से कोई भी प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, इस टोनोप्लास्ट का क्या काम है? ये बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। टोनोप्लास्ट जो है ये क्या होती है? परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, सॉरी माय मिस्टेक। परमिएबल होती है, ये चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है, लेकिन इसका एक रूल है। क्या रूल है? कि ये टोनोप्लास्ट की हेल्प से, टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसकी हेल्प से जनरली तो चीज़ें क्या होती हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वजह से, वैक्यूल में टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है बेटा? चीज़ें हाई से तो लो नॉर्मली आती है, बट लो से भी हाई की तरफ मूव करती हैं। लो कंसंट्रेशन से चीज़ों का हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, यानी कि एक तरह से एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव ऑस्मोसिस बोल सकते हो आप। तो एक्टिव मूवमेंट करवाने का काम कौन कर रही है? टोनोप्लास्ट। तो सेफ वैक्यूल कहाँ पे होता है बेटा? आपके प्लांट सेल में होता है। पहली चीज तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? लो टू हाई मूवमेंट होता है चीज़ों का। जनरली तो हाई से लो होता है, लेकिन यहाँ पे लो टू हाई होता है। तो क्या होता है बेटा? एक्टिवली मूवमेंट हो रहा है। अब एक्टिवली मूवमेंट हो रहा है तो बेटा क्या चाहिए इसके लिए? एनर्जी भी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? एनर्जी के थ्रू हो रहा है। एनर्जी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो सेप वैक्यूल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी सीधा एक वर्ड में याद रखना। ये वाला वैक्यूल प्रेजेंट होता है बेटा अमीबा में। अमीबा में जैसे हमारी बॉडी में किडनी काम करती है, वैसे अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन का काम, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। गैस वैक्यूल एक तरह का स्यूडो वैक्यूल है, झूठा वैक्यूल है, ऐसा कोई वैक्यूल होता नहीं है, स्यूडो वैक्यूल है बेटा। ये स्यूडो वैक्यूल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेसिस जो आपके बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। किसके साथ में? क्रोमेटोफोर के साथ में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में। और वहाँ पे इसका मेन काम क्या होता है? क्रोमेटोफोर के साथ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में स्यूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल प्रेजेंट है, और वहाँ पे इसका मेन फंक्शन होता है बेटा बायोन्सी। बायोन्सी यानी कि पानी में तैरने का काम, फ्लोटिंग करवाता है ये गैस वैक्यूल। और आपका फूड वैक्यूल जो है बेटा वो प्रोटिस्ट, एक सेकेंड, प्रोटिस्ट जितने भी हैं आपके, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्ट, वहाँ पे फूड वैक्यूल आपका प्रेजेंट होता है, फूड को अंदर बाहर अंदर की तरफ लेने के लिए, लाइक अमीबा में भी आपको पता है जिस तरह से। तो ये हम डन हुए हैं वैक्यूल के साथ में। एंड नाउ वी आर डन विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, उसके बाद में बेटा हमने गोल्जी एपेरेटस देखा, उसके टाइप देखे, उसके फंक्शन देखे, लास्ट में हमने लाइसोसोम देखा एंड वैक्यूल को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे डबल मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनेलीज जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट वगैरह उसमें आएंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाइए, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।